Hello everyone, I am Rishabh and welcome to Digi Eduशाला। आज हम शुरू करेंगे यूपीपीसीएस आरओ के लिए टेस्ट नंबर 4 जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। इससे पहले हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के टेस्ट को कवर करा चुके हैं। यदि आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडुशाला को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 4। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है? 1. कृषि की प्रधानता, 2. बृहद बेरोजगारी, तीसरा उद्योग की प्रधानता और चौथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय। आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इन विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कृषि की प्रधानता जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, बृहद बेरोजगारी यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। लेकिन उद्योगों की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि विकासशील अर्थव्यवस्था में से एक है। इस तरह ऑप्शन 1, 2 और 4 सही होंगे और हमारा ऑप्शन सी एकदम ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। ए. कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, बी. भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, सी. औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, डी. प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 में की गई थी। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ए. वित्त आयोग द्वारा, बी. वित्त मंत्रालय द्वारा, सी. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ का गठन 2 मई 1991 में किया गया था। वर्तमान में सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे एनएसओ के रूप में भी जानते हैं, का निर्माण कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास का परिचालक है? ए. एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी. किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सी. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, डी. जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि हमारी आर्थिक वृद्धि का एक परिचालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण। इसमें पहला कथन जो दे रखा है वह है, सतत विकास मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका कथन एकदम ठीक है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसका कारण जो कि गलत है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करता है। इस तरह इसका ऑप्शन जो कि हमारा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। इस तरह हमारा विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ए. अधोसंरचनात्मक सुविधा का विकास, बी. कृषि का पुनरुद्धार, सी. शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या फिर डी. उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। समावेशी समृद्धि के लिए यह तीनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ए. जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बी. भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सी. काश्तकारी सुधार और डी. बहुफसलीय योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी।
बहुफसलीय योजना जो कि भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं थी। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इसके लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 16 अगस्त 1952, बी 6 अगस्त 1952, सी 4 अप्रैल 1951, डी 16 अगस्त 1950। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह एक संविधानोत्तर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। ए श्रीमन नारायण ने, बी एन आर सरंकार ने, सी जयप्रकाश नारायण ने, डी कस्तूरी भाई ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीमन नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है? ए 1962 से 1965 के बीच, बी 1966 से 1969 के बीच, सी 1970 से 1972 के बीच और डी सन 2005 से 7 के बीच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1966 से 1969 के बीच योजना अवकाश की अवधि है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1966 से शुरू हुई थी और 1969 तक समाप्त हो गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से शुरू हुई थी। इस अवधि में अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक 3 वर्ष में कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही, इसलिए इसे हम योजना अवकाश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। एक तरफ आपको देश और दूसरी तरफ उनकी राष्ट्रीय मुद्राएं दी हैं। इसमें थाईलैंड की मुद्रा जो कि बेहद है, रिंगरिट जो कि मलेशिया की मुद्रा है, रुपिया जो कि इंडोनेशिया की मुद्रा है और वान जो कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। इस तरह ऑप्शन 2, 3, 4 और 1 इसका सही उत्तर होगा 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला, हरित क्रांति का प्रारंभ, दूसरा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा गरीबी हटाओ और चौथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यह सभी क्रम में ही व्यवस्थित हैं। हरित क्रांति का प्रारंभ, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1969 के बीच में मानी जाती है। इसके बाद 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि 19 जुलाई 1969 को हुआ था। गरीबी हटाओ नारा जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1971 में दिया गया था, जिसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम को वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। ए सेवा क्षेत्र से, बी रक्षा एवं सुरक्षा से, सी चयनित आधारभूत उद्योगों से, डी लोहा एवं इस्पात उद्योग से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चयनित आधारभूत उद्योग से योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। हमारे कोर सेक्टर की श्रेणी जो कि 8 आधारभूत उद्योग शामिल हैं। इसमें इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और विद्युत को शामिल किया गया है। इन उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थात IIP में हिस्सेदारी जो कि 40.27% है। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ए
साख नियंत्रण, बी विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन, सी मौद्रिक नीति का निर्माण, डी विदेशी व्यापार का नियमन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विदेशी व्यापार का नियमन। विदेशी व्यापार का नियमन जो कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, बाकी तीनों कार्य आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, खुले बाजार की कार्यवाही समाहित होती हैं। ए श्रम नीति नियंत्रण में, बी साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, सी राजकोषीय नीति निर्माण में, डी साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण के लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं। इसमें पहली है परिणात्मक साख नियंत्रण विधि। इसके अंतर्गत बैंक दर, सीमांत स्थायी दर, खुली बाजार की प्रक्रिया आदि आती हैं। और दूसरी है गुणात्मक साख नियंत्रण। इसमें मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार आदि को शामिल किया गया है। इस तरह हमारे ऑप्शन जो बी साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियां सही है। नेक्स्ट है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका परिणाम क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। इससे हमें यह लाभ होता है कि इसमें आयात महंगे हो जाते हैं और उनमें आयात में कमी आती है, जबकि देश में उत्पादित वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार शेष की स्थिति में सुधार होता है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसमें आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसे ही हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अभी तक केवल 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। एक 1949, एक दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामान्य स्थिति का बेरोजगार। यदि वह आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा जे चिलेया समिति, जो कि 1994 और 95 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर में अर्थात जीएसटी में विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नचिकेत मोर समिति के द्वारा भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इस समिति का गठन सितंबर सन 2013 में किया था। इसने अपनी रिपोर्ट सन 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। 11 दिसंबर सन 2018 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और यदि हम आरबीआई के पहले गवर्नर की बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और यदि भारतीय मूल के पहले गवर्नर जो कि सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। 2, यह केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा उपलब्ध कराता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक, क्योंकि यह केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि उत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी ऋण प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम शॉर्ट में नरेगा के रूप में भी जानते हैं, के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें असत्य कथन बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए, फरवरी सन 2006 में देश के सभी जिलों में लागू हुआ था। बी, इससे ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि हुई। सी, नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। डी, सन 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था। यह तीनों ही कथन ठीक हैं।
लेकिन फरवरी सन 2006 में यह देश के सभी जिलों में नहीं लागू हुआ था। यह 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से शुरू किया गया था। शुरुआती दौर में यह केवल 200 जिलों में लागू हुआ था। उसके बाद सन 2008 तक आते-आते यह देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। इस तरह हमारा ऑप्शन ए जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 कार्यक्रमों में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के लिए नहीं है। पहला है अन्नपूर्णा योजना, दूसरा है कस्तूरबा विद्यालय योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और फोर्थ मध्याह्न भोजन योजना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 और 4, कस्तूरबा विद्यालय योजना और मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न भोजन योजना जो कि 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत सन 2004 में की थी। यह दोनों ही कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं थे। नेक्स्ट है स्वधार योजना संबंधित है। स्वधार योजना का संबंध कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति प्रदान करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो कि माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति दर्शाने के लिए NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जुलाई सन 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह सूचकांक 3 स्तंभों पर बनाया गया है। दूसरा है सामान्य हिमालयी एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तीसरा है सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान ओडिशा तथा दूसरा स्थान गुजरात को प्राप्त हुआ है और चौथा है सामान्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा व मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1, 2 और 4 कथन सही हैं, लेकिन कथन 3 जो कि गलत है क्योंकि इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चौथे स्थान पर थे और यह सूचकांक 3 स्तंभों पर बनाया गया है जिसमें NFSA कवरेज लक्ष्यीकरण व अधिनियम के प्रावधान पहला, दूसरा है डिलीवरी प्लेटफॉर्म और तीसरा है पोषण संबंधी पहल। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है विभिन्न देशों में FDI के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंकटाड के द्वारा। अंकटाड जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसमें सदस्यों की संख्या 195 है और इसका मुख्यालय जो कि जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तारीख को किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 जुलाई सन 2022 को 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। इसमें सबसे पहले अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई थी। इसका सही उत्तर होगा धान के मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च सन 2022 के अंत में मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी। इसमें सबसे पहले रिलायंस जियो, फिर उसके बाद एयरटेल, फिर उसके बाद वोडाफोन और सबसे लास्ट में बीएसएनएल। इस तरह हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर के आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यह आंकड़े सीपीआई के आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रतिमाह जारी किए जाते हैं और इसके लिए बेस ईयर जो कि हम सन 2012 को मानते हैं। नेक्स्ट है कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान मई सन 2022 में सन 2021-22 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 314.51 मिलियन टन। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सन 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30,307 करोड़। नेक्स्ट है पेराई सत्र सन 2022-23 के लिए गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 310 रुपये। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा सन 2021-22 में कृषि एवं संबंध का सकल मूल्यवर्धन जिसे हम शॉर्ट में जीवीए के रूप में भी जानते हैं में योगदान अनुमानित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 18.8%। नेक्स्ट है भारत द्वारा सन 2021 में किए गए कुल वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक निर्यात किन दो देशों को किए गए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका व यूएई। अमेरिका को 8.1% भारत के कुल निर्यात के अंश के रूप में निर्यात किया गया था और यूएई को 6.6%। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष सन 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने सन 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 65,000 करोड़ सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश द्वारा जुटाने का प्रस्ताव जो कि केंद्र सरकार ने सन 2022-23 में निर्धारित किया है। नेक्स्ट है वर्ष सन 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.4% जो सन 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानित है। नेक्स्ट है NAFDI जिसे हम नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के रूप में भी जानते हैं, संबंधित है ए बीमा से, बी कृषि विपणन से, सी पशुपालन से, डी ईंधन की बचत से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषि विपणन से NAFED का संबंध है। NAFED की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। इसका सही उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो कि भारत में MSP का निर्धारण करता है। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इन संस्था द्वारा कुल 23 फसलों के मूल्य की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है बेकर वक्र जो कि प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। ए वित्त मंत्रालय, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी RBI, डी राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी RBI। भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल सल्वाडोर जो कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पोषण योजना किस पूर्ववर्ती योजना को विस्थापित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिड डे मील योजना। 19
29 सितंबर सन 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा नवंबर सन 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का इसमें तीसरा स्थान है। यह सूचकांक 3 क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सर्वाधिक निर्धनता जो कि बिहार में है, इसके बाद दूसरे स्थान पर झारखंड और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। सबसे कम निर्धनता सूचकांक जो कि केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, FAO के द्वारा। FAO के द्वारा सन 2023 को ज्वार बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और सन 2022 का जो वर्ष था जो कि कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन से संबंधित था। यह वर्ष संयुक्त राज्य संघ द्वारा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, जल जीवन मिशन, दूसरा सौभाग्य योजना, तीसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चौथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आपको इसे क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो कि 13 जनवरी सन 2016 को की गई थी। उसके बाद सौभाग्य योजना जो कि 25 सितंबर सन 2017 को शुरू की गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी सन 2019 को गोरखपुर से शुरू की गई थी। और सबसे लास्ट में जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त सन 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस तरह ऑप्शन 3, 2, 4 और 1 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। ए 1 जनवरी 1955, बी 15 अगस्त 1965, सी 1 जनवरी 1965, डी 1 जुलाई 1960। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। आपको एक तरफ बोर्ड और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं, आपको बताना है इनमें सही सुमेलित कौन सा है। ऑप्शन डी, तंबाकू बोर्ड जो कि गुंटूर तेलंगाना नहीं आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा मसाला बोर्ड जो कि कोच्चि केरल में स्थित है, रबर बोर्ड जो कि कोट्टयम केरल में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो कि हैदराबाद में स्थित है और तंबाकू बोर्ड जो कि गुंटूर में तो स्थित है, लेकिन यह इसका ऑप्शन गलत दे रखा है। यह गुंटूर तेलंगाना में ना होकर आंध्र प्रदेश में है। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही मान सकते हैं यदि यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिख दिया जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर KCC योजना का प्रारंभ कब किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनवरी सन 2004 में KCC योजना का प्रारंभ किया गया था। इसका टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 है। नेक्स्ट है, अक्टूबर सन 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, डी, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे अक्टूबर सन 2021 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। इस समय भारत में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 11 हो गई है और नवरत्न कंपनियां जो कि पहले 14 थीं अब घटकर 13 रह गई हैं। यदि हम महारत्न कंपनी के दर्जे की बात करें तो इसके लिए आवश्यक दशाएं जो कि सबसे पहला यह है कि वह कंपनी नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से ही प्राप्त कर रखी हो। दूसरा, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत हो और उसका टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक हो। तीसरा, विगत 3 वर्षों में कंपनी की औसत नेटवर्थ जो कि 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो और लगातार
3 वर्ष तक कंपनी का शुद्ध लाभ जो कि 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो। अगर यह कंडीशन फुलफिल होती है तो किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, मई सन 2022 में पेश किए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सन 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें गलत कथन बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यह विकसित एवं विकासशील देशों की भुखमरी की स्थिति का आकलन करता है। यह कथन गलत है क्योंकि यह समस्त देशों की रैंकिंग करता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा इसके सभी कथन सन 2021 में 116 देशों में यह जारी किया गया था जिसमें भारत का स्थान 101वां था। यह ठीक है। सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में होता है। सूचकांक जितना अधिक होगा भूख की स्थिति उतनी ही विकराल होगी। यह भी ठीक है। और सूचकांक के आकलन में 4 पैरामीटर अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल किया गया है। यह भी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो कि 15 मार्च को मनाया जाता है। इस तरह हमारा ऑप्शन ए ठीक होगा। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन के नाम से भी जाना जाता है, अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सन 2006 में। 10 फरवरी सन 2006 को SEZ प्रभावी हुआ था। SEZ किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो कि वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया था। वर्तमान में 379 SEZ अधिसूचित हैं जिनमें से 265 चालू हैं। लगभग 64 SEZ 5 राज्य तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है 15 सूत्री कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो विभिन्न मंत्रालय या विभागों की योजनाओं एवं पहलों को शामिल करता है। इसके अलावा यदि हम 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करें जो कि अभी हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम जो गरीबी निवारण के लिए संबंधित था, इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। नेक्स्ट है, राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है। इसका सही उत्तर है घाटा वित्तीयन को राजकोषीय स्थिति एवं मौद्रिक नीति की सीमा माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में 1 किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण सर्जन नहीं होता। 2 राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान भी केंद्र के लिए किसी संपत्ति का सर्जन नहीं करता, इसलिए यह राजस्व व्यय में शामिल होता है। ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों ही कथन सही हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक सन 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 37वां स्थान। IMD जिसे हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के रूप में भी जानते हैं, सन 2022 में भारत को 63 देशों की सूची में 37वां स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें सबसे शीर्ष पर डेनमार्क और जबकि सबसे निचले पायदान पर वेनेजुएला जो कि 63वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून सन 2022 में किस जगह संपन्न हुआ था? इसका उत्तर होगा सी, जेनेवा में। नेक्स्ट है, भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA मई सन 2022 से प्रभावी हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात जिसे हम UAE के रूप में भी जानते हैं। भारत का UAE के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता अर्थात CEPA मई सन 2022 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? स्वावलंबन योजना महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करती है।
इसे 1982-83 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। आपको एक तरफ वित्त आयोग और दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि सही सुमेलित कौन कौन से हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि हम केसी नियोगी को जानते हैं। उसके बाद 10वें अध्यक्ष जो कि केसी पंत थे। 12वें अध्यक्ष सी रंगराजन और 15वें अध्यक्ष जो कि एन के सिंह हैं। इस तरह 2, 4, 1 और 3 हमारा सही उत्तर होगा। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत कथन का चयन करना है। इसमें भारत में विनिवेश का प्रयोग पहली बार 1995-96 में हुआ था जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। यह ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत में विनिवेश 1996 में ना होकर 1991 में पहली बार हुआ था। नेक्स्ट है 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट सन 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सही सुमेलित है। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें ऑप्शन 3 भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं केरल है। यह गलत है क्योंकि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य जिसमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इस तरह ऑप्शन 3 गलत होगा। 1, 2 और 4 तीनों ही कथन सही हैं। इसमें सबसे पहला कथन है देश में कुल वनावरण 71.33 हेक्टेयर है जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.71% है। यह कथन सही है। देश के कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर में है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। यह भी कथन एकदम ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। नेक्स्ट है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था और इसका गठन दिसंबर सन 2012 में किया गया था। इसके अलावा सुरेश तेंदुलकर समिति व लकड़वाला समिति जिसका संबंध निर्धनता के अनुमानों से संबंधित है और सक्सेना समिति जो कि सन 2008 में गठित की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए किया गया था। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा हाशिम समिति। नेक्स्ट है परिच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि इसका सही उत्तर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे होते हैं तो इस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एबीसी तीनों ही आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई यह तीनों ही औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न हैं क्योंकि यह दीर्घकालीन लोन वितरित करती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एसडीआर जिसे हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में भी जानते हैं। यह मुद्रा आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। इसे हम एक कृत्रिम मुद्रा के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको कथन और कारण में बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है।
राजकोषीय घाटा सदैव बजटीय घाटे से बड़ा होता है। यह कथन सही है, क्योंकि राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ी अवधारणा है। इसके अलावा यदि हम दूसरे कारण की बात करें, तो राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना। कारण सही है और कथन भी सही है, और यह दोनों कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इस तरह ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है घरेलू आय से आशय है। घरेलू आय से आशय है किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय। देखो इस प्रकार, देखो घरेलू आय की यदि हम परिभाषा की बात करें तो घरेलू आय किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों से उत्पन्न आय है। दोनों ही निवासी तथा गैर निवासी घरेलू आय में शामिल किए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आय में केवल देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय ही शामिल की जाती है। इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाधवा समिति। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सन 2006 में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी वाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल सन 2010 में सौंपी। वाधवा समिति द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे भ्रष्ट योजना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत सिंचाई की जाती है। इसके अलावा यदि हम बृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं शामिल हैं, और लघु सिंचाई परियोजना की बात करें तो इसमें 2000 हेक्टेयर तक खेती योग्य कमांड एरिया वाली परियोजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा सन 2018 के अनुसार लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। लघु उद्योगों के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वार्षिक टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की बात करें जो कि IMF के द्वारा जारी की जाती है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहकारी कृषि, जो कि भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। नेक्स्ट है कथन और कारण। इसमें कथन है सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण है मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कथन तथा कारण दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति का संबंध है। ए उच्च शिक्षा सुधार से, बी कर रचना सुधार से, सी बैंकिंग सुधार से, डी नियोजन क्रियान्वयन सुधार से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग संरचना सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है। नरसिम्हन समिति जो कि 23 अप्रैल 1998 को गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत WTO का सदस्य बना भारत वर्ष 1995 में WTO का सदस्य बना था, और भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य इसकी स्थापना वर्ष के साथ ही ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1994 में चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया है। और यदि हम पूंजी खाते पर
रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर सुझाव देने के लिए बात करें तो तारापुर कमेटी का गठन किया गया था। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 24 नवंबर सन 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हथिनी कुंड बैराज, जो कि 5 राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसे नया ताजेवाला बैराज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। नटवरी नृत्य जो कि पूर्वांचल से संबंधित है और जोगिनी नृत्य जो कि अवध क्षेत्र से संबंधित है। इस तरह ऑप्शन 1 और 2 सही हैं, लेकिन 3 और 4 गलत हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है? सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदन नौटियाल का प्रसिद्ध चित्र है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ मेले और दूसरी तरफ उनके जिले। सैयद सलाल मेला जो कि बहराइच में लगता है, देवा शरीफ मेला जो कि बाराबंकी में लगता है, कालिंजर मेला बांदा और शोरो मेला कासगंज। इस तरह 2, 1, 4 और 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतियोगी परीक्षा के निशुल्क कोचिंग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा किराना घराना। किराना घराना जो कि वंदे अली खां से संबंधित था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में स्थापित बिहारों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म की पहचान करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सधर्म चक्र बिहार। सधर्म चक्र बिहार जो कि कौशाम्बी में है, यह एकदम सही सुमेलित है। इसके अलावा यदि हम बात करें, स्वर्णगंध कुटी बिहार जो कि श्रावस्ती में था, और मूलगंध कुटी बिहार जो कि सारनाथ में, और कुक्कटराम बिहार जो कि सारनाथ में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए, डोलोमाइट सोनभद्र, 2, बॉक्साइट ललितपुर, सी, कांच बालू शंकरगढ़, और डी और 4, जिप्सम झांसी। यह चारों ही कथन सही सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसके अलावा यदि हम बात करें, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय अयोध्या, जिसकी स्थापना 1976, सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, जिसकी स्थापना 2000, और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि सन 2010 में स्थापित हुआ था। इस तरह हमारा सही ऑप्शन डी होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने हेतु कितने अंकों का यूनिकोड प्रणाली की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 अंकों की यूनिकोड प्रणाली की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1949 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जौनपुर के कहारों के द्वारा चौरसिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित विकल्पों में गलत सुमेलित का चयन करना है आपको। केला उत्सव जो कि रामपुर में नहीं बल्कि कुशीनगर में आयोजित किया जाता है, यह गलत सुमेलित है। इसके अलावा शहनाई उत्सव वाराणसी, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर और गुण महोत्सव लखनऊ से संबंधित है। नेक्स्ट है, मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार पुनः कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिद्वार से वाराणसी तक। मेरठ से प्रयागराज तक जो एक्सप्रेसवे था, जिसे हम गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में जानते हैं, इसका निर्माण बढ़ाकर अब हरिद्वार से बनारस तक कर दिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहां, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंचेगा। यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 2017। 7 दिसंबर सन 2017 को विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, सोनभद्र जनपद से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4 है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें वैधानिक नगरों की न्यूनतम संख्या वाला जिला जो कि श्रावस्ती है। वैधानिक नगरों की कुल अधिकतम संख्या वाला जिला बदायूं। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो कि बलरामपुर में है, और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। इस तरह ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देवदारी तथा राजदारी नामक जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंदौली में देवदारी तथा राजदारी नामक जलप्रपात अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, अब हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 100 को विभाजित करती हैं और उनका योग कितना होगा। इसमें सबसे छोटी 100 को विभाजित करने वाली संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 10, 20, 25, 50 और लास्ट में 100। यदि अब हम इन सबका टोटल करेंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 217 होगी। इस तरह ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो कि हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है तो वह संख्या होगी। यदि किसी संख्या का 3/8, मान लीजिए कि संख्या हमारी x है, तो 3/8 x प्लस 2/7 x इज इक्वल टू 370। अब यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे तो जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें x की वैल्यू 560 प्राप्त होगी। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस x, और यह कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3 और 4, इसलिए इसका औसत 4 होगा, जिसका हमें औसत 20 दे रखा है। अब इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो कि 50 प्राप्त होगी। यह 50 हमारा उत्तर होगा जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, आपको संख्या ज्ञात करनी है। एक संख्या जो अपने 20% से 20 अधिक है वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। इस इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे
तो आपके पास x/5 + 20 = x, और यदि हम x को इधर ले आएंगे, x - x/5 = 20। इस तरह यदि हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी वो 4x = 100 और x = 25, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, 500 व्यक्ति के एक समूह को 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं तथा 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसमें 500 टोटल संख्या, जिसमें 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं और 120 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हम अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या घटा देंगे। अब हमें 520 में से 420 को माइनस करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, 500 में से 420 को माइनस करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह हमारी संख्या 80 होगी। तो हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने वाली संख्या जो कि 80 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आता है? इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर D, F, I, M, क्वेश्चन मार्क और X, आपको बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा। D में यदि 2 जोड़ेंगे तो हमें F प्राप्त होता है, F में 3 जोड़ेंगे तो I प्राप्त होता है, I में 4 जोड़ेंगे तो M, और M में यदि 5 जोड़ेंगे तो हमें R प्राप्त होगा, और जब R में हम 6 जोड़ेंगे तो हमें X प्राप्त होगा। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, R। नेक्स्ट है, श्रेणी 4, 9, 25, क्वेश्चन मार्क 121, 159, 289 में लुप्त संख्या कौन सी है? A 49, B 64, C 81, D 91। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 49, क्योंकि यह सभी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। यह 2 का वर्गमूल, यह 3 का वर्गमूल, यह 5 का वर्गमूल, यह 7 का वर्गमूल होगा जो कि 49 होगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दे रखा है। यह 11 का वर्गमूल, यह 13 का वर्गमूल और यह 17 का वर्गमूल। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, बी की आयु ए की दुगनी किंतु एफ से आधी है। बी की आयु ए से दुगनी मतलब कि वह ए से बड़ा है, और एफ से आधी है मतलब वह एफ से छोटा है। आगे है, सी की आयु ए की आयु का आधा है मतलब सी की आयु ए की आयु से भी छोटी है, किंतु डी से दुगना बड़ा है। अब डी सी से भी छोटा होगा क्योंकि सी डी से दुगना बड़ा बताया गया है क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कौन से दो लोग अधिकतम एवं न्यूनतम है। तो जो अधिकतम है वह है एफ और जो न्यूनतम है वह है डी। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई की बेटी ई ए की बेटी है और डी बी का पुत्र है। एफ ई का भाई है, जी डी की बहन है, तो ए का जी से क्या संबंध है यह आपको बताना है। ए का भाई बी है, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, बी की पत्नी सी है, सी महिला हो गई, बी पुरुष हो गया। ई ए की बेटी है, ए की बेटी जो कि ई है, ई महिला हो गई। डी बी का पुत्र है, बी का जो पुत्र है वह डी है। एफ ई का भाई है, ई का जो भाई है वह एफ है। जी डी की बहन है, अब जो डी की जो बहन है वह जी है। तो आपको बताना है ए का जी से क्या संबंध है। इस तरह आप देखेंगे कि ए जी का चाचा है, जो कि हमारा ऑप्शन सी दे रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें 5 और 6 11 होते हैं और 4 और 7 11 होते हैं। 11 में से 11 गया
तो 0। यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। 7 और 6 13 होते हैं और 8 और 4 12 होते हैं। 13 में से यदि हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा। यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। 6 और 3 9 होते हैं, 11 और 5 जो कि 16 होते हैं। 16 में से यदि हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वह 7 होगी। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई सन 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना SCO RATS की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बनारस। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? नेक्स्ट इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 80,000 8 लाख अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है। यह गलत है क्योंकि पहला राज्य केरल नहीं बल्कि तमिलनाडु है। दूसरा है, मिड डे मील एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। यह कथन एकदम सही है। इस तरह ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार सन 2022 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिए जाने की घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर है, विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार कर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यह भी सही है। इस तरह ऑप्शन 1 और 2 हमारे दोनों ही सही होंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, वहाँ आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव सन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मांडला, मध्य प्रदेश में 5वें आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि गूगल है। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन नंबर, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के साथ लक्ष्य को वर्ष सन 2030 से 31 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति सन 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। यह कथन गलत है क्योंकि इसका टारगेट वर्ष सन 2030-31 न होकर वर्ष सन 2025-26 होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कथन ठीक है। इस तरह ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई सन 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गतिशक्ति संचार पोर्टल को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई सन 2022 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है, वह किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट है, फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने में रुचि दिखाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया है। यह गलत है, क्योंकि भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार के पूर्णिया में किया गया है। दूसरा है, वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी हैं। ऑप्शन बी केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा सन 2022 न्यूट्रिशन फोर्टनाइट सन 2022 का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। दूसरा है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। यह दोनों ही कथन ठीक हैं। इस तरह ऑप्शन सी एक और दो दोनों। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स सन 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। 3 मई सन 2022 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स सन 2021 का समापन हुआ था, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियन बनी थी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च सन 2022 में बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ए दिसंबर सन 2024, बी अक्टूबर सन 2026, सी नवंबर सन 2027 और डी दिसंबर सन 2030। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिसंबर सन 2024। नेक्स्ट है, किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सुखोई 30 है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजीव कुमार। 15 मई सन 2022 को राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले 14वें चुनाव आयुक्त जो कि सुशील चंद्रा जी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रनिल विक्रमासिंघे, जो कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इस तरह हमारे 140 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।